स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी। यस सर। तो कल के सेशन में हम लोगों ने इनिट इनिट कह रहा हूँ, आपके दिस कीवर्ड के बारे में डिस्कशन किया, साथ में डेटा शैडोइंग के बारे में डिस्कशन किया। तो डेटा शैडोइंग क्या होती है देव? डेटा शैडोइंग से क्या समझते हो? व्हाट इज डेटा शैडोइंग? डेटा शेड्यूलिंग मतलब कि कोई लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल जब सेम हो जाता है तब डेटा शेड्यूलिंग होती है। हाँ, डेटा शैडोइंग तब होती है, मैंने ये दे दिया था। डेटा शैडोइंग के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, हमें अपने क्लास का जो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है वो अपने मेथड में भेजना होता है, फिर किसी तरह से प्रिंट कराना होता है। ऐसा ना करना पड़े इसीलिए दिस बना दिया गया। और दिस के बारे में ये कहा जाता है कि दिस जो है एक इम्प्लिसिट रेफरेंस वेरिएबल है, या आप ऐसा बोल सकते हो कि दिस एक कीवर्ड है, एक इम्प्लिसिट पॉइंटर है जो करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। उसका सिंटैक्स है पब्लिक फाइनल दिस, ऐसे करके, ठीक है। तो दिस कीवर्ड इंटरनली पब्लिक और फाइनल बनाया गया है। पब्लिक मतलब पब्लिकली हर जगह अवेलेबल है, और फाइनल है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर जो भी डेटा आता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि फाइनल में जो भी फाइनल डेटा की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। तो मतलब अगर कभी भी आप अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और उसको दिस में रखने की कोशिश करो तो ये एक सिंटैक्स एरर है, क्योंकि दिस एक इम्प्लिसिट वेरिएबल है जिसमें हम अपने क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते। इसमें इम्प्लिसिटली आपके क्लास का जो रेफरेंस वेरिएबल है वो आता है, ठीक है। अब आपकी आपकी क्लास का जो रेफरेंस है वो अपने आप आता है। और वो कैसे आता है? ऐसे समझ लो कि हर नॉन स्टैटिक मेथड को जब आप कॉल करते हो तो उस नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर, ठीक है, और हर कंस्ट्रक्टर को जब आप कॉल करते हो तो उस कंस्ट्रक्टर के अंदर एक आर्गुमेंट यहाँ पे एडिशनली होता है, वो होता है आपके ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। वो रेफरेंस यहाँ पे मतलब पास होता है और आपके कंस्ट्रक्टर और नॉन स्टैटिक मेथड में रिसीव होता है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि दिस कीवर्ड जो है ये इम्प्लिसिटली हर नॉन स्टैटिक मेथड कंस्ट्रक्टर में अवेलेबल होता है। तो दिस के रिगार्डिंग पॉइंट हो गया कि ये इम्प्लिसिट रेफरेंस वेरिएबल है, इम्प्लिसिट पॉइंटर है जो करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। ये पब्लिक और फाइनल है जिसमें हम अपने क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं डाल सकते। ये किसी ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी को संभाल के रखता है, और ये हर नॉन स्टैटिक मेथड और कंस्ट्रक्टर में होता ही होता है। अब डिपेंड करता है कि आप मेथड किस पे कॉल कर रहे हो, जिस ऑब्जेक्ट पे आप मेथड कॉल कर रहे हो या जिस ऑब्जेक्ट पे आप कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो, उस टाइम के लिए दिस उसी ऑब्जेक्ट और उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। ये कल मैंने आपको बताया अभी, ठीक। बाकी जो दिस कीवर्ड है ये आप स्टैटिक के अंदर यूज नहीं कर सकते। दिस कीवर्ड कैन नॉट बी यूज इनटू द स्टैटिक कंटेक्स्ट, ठीक है। स्टैटिक कंटेक्स्ट में आप यूज नहीं कर सकते। ये नॉन स्टैटिक रेफरेंस वेरिएबल है, स्टैटिक के अंदर यूज नहीं होता है, ठीक है। इसका पहला यूज आपने देखा कि ये डेटा शैडोइंग के केस में जो आपका इंस्टेंस वेरिएबल है उसको आइडेंटिफाई कराता है। जैसे ये इंस्टेंस वेरिएबल है, यहाँ पे लिख दिया गया दिस डॉट डेटा, तो यानी कि इस डेटा की बात हो रही है। तो डेटा शैडोइंग के केस में इंस्टेंस वेरिएबल को ये आइडेंटिफाई कराने के काम में आता है दिस कीवर्ड, राइट। तो इट इज इम्प्लिसिट रेफरेंस वेरिएबल, है ना, विच इज होल्ड द रेफरेंस आईडी ऑफ करंट ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये डेफिनेशन हर किताब में लिखा होता है कि ये करंट क्लास की रेफरेंस आईडी को संभाल के रखता है, बट कैसे कैसे रखता है उसका पूरा कहानी बताया। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कोई पॉइंट जो आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, कि कैसे कैसे रखता है। बाकी इसका पहला यूज है कि ये डेटा शैडोइंग के केस में आपके इंस्टेंस वेरिएबल को आइडेंटिफाई कराता है इन केस ऑफ नेमिंग कन्फ्लिक्शन बिटवीन द लोकल वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल। आप ये देखिए इंस्टेंस वेरिएबल है, यहाँ नेम और एज लोकल वेरिएबल है। आपने लिखा नेम इज इक्वल टू दिस डॉट नेम, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने लोकल वाला जो नेम है वो दिस डॉट नेम यानी कि इंस्टेंस वाले नेम में डाल दिया, ठीक है। इंस्टेंस वाले वेरिएबल की क्वालिटी होती है कि इसको मेमोरी ऑब्जेक्ट में मिलती है, तो ये ऑब्जेक्ट से कॉल हो जाता है। तो दिस का ये पहला फायदा है, फर्स्ट यूज ऑफ दिस। तो अभी तक डेटा शैडोइंग और दिस से रिलेटेड कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, या मैं आगे बढ़ूं? दिस का अगला यूज बताऊं? बहुत सारे तरीके से हम दिस को यूज कर सकते हैं, बताइए। अगर डा वाला ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा सर?
कैसा पहले ऑब्जेक्ट? कौन कॉल पहले पहले कौन कॉल होगा? कै- क्या? कौन सा ऑब्जेक्ट जैसे होगा? जैसे डी इक्वल टू न्यू लिखकर ऑब्जेक्ट बनाए हैं, एक और बना दे D3 के, हाँ हाँ। D3 के लिखते हैं, तो पहले कौन चलेगा? करंट वाला कौन होगा? देखो, जिस ऑब्जेक्ट पे तुम मेथड चलाओगे ना, वो दिस उसी टाइम पे उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। अगर मैं डेमो 2 का ऑब्जेक्ट बनाया और शो मेथड चलाया तो इस टाइम पे दिस डेमो 2 मतलब डी को रेफर करेगा। D1 करूँगा तो D1 रेफर करेगा, D3 करूँगा तो D3 को रेफर करेगा। हाँ, जिसको ऑब्जेक्ट बनाओगे वो तो उसी को पॉइंट करेगा ना। प्रोग्राम बनाया इसको देख के, खुद बनाने की कोशिश करी आप लोगों ने? यही आपकी परीक्षा है। अब आप ये सोच रहे हो कि पता नहीं जावा में क्या आएगा, हम क्या प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको जो डेली पढ़ाया जाता है उसकी प्रैक्टिस करोगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, तभी आप पढ़ पाओगे। नहीं तो फिर जावा फिर ऊपर से चली जाएगी पूरी। और कुछ कठिन नहीं है, जो पढ़ाया जा रहा है बस उसी की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस नहीं होगा तो सब गायब हो जाएगा, कल पे छोड़ दोगे। अरे कितना 1-1.5 घंटा पढ़ाया, उसकी प्रैक्टिस 1.5 घंटा बैठ के कर लिया। दिन भर में 1.5 घंटा टाइम निकालना बहुत बड़ी बात है नहीं। खुद प्रैक्टिस करके देख लिया कि ये चीज़ ऐसे होती है, ऐसे होती है। तो देखना आप और करके, जिस ऑब्जेक्ट को बनाओगे वो उसी को पॉइंट करेगा ना यार, सिंपल सा मतलब है। D3 बनाओगे D3 को पॉइंट करेगा, D2 बनाओगे D2 को पॉइंट करेगा। ठीक है, चले आगे। यस सर। ठीक है, दिस कीवर्ड को हम और दूसरे तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, दिस टेस्ट 2। ठीक है, दिस टेस्ट 2 करके हमने क्लास बनाया। अच्छा, एक क्लास मैं बना ले रहा हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। एक क्लास मैंने ए नाम से बना लिया, ठीक है। और उसके ऊपर एक और क्लास बना लिया मैंने बी नाम से। 2 क्लासेस ऐसे बना लिया, एक ए और एक बी। ए क्लास में एक मेथड बना दिया वाइड शो नाम से। system.out.println में शो ऑफ ए। ठीक है, तो ये आपका एक ए क्लास का शो मेथड है। अब इस ए क्लास के शो मेथड को मान लीजिए आपको दिस टेस्ट क्लास में कॉल करना है। राइट, ए क्लास के शो मेथड को दिस टेस्ट क्लास में कॉल करना है। कैसे कॉल कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट बनाकर, ऑब्जेक्ट बना के, ऐसे लिख दे, ऑब्जेक्ट बना के हो जाएगा। नहीं सर, हाँ, क्या नहीं सर तो पूरा बोलो, क्यों आधा बात खा जाते हो? पूरा बताओ, जी, किसका ऑब्जेक्ट बना के क्या करके? क्लास का नाम लिखेंगे ए। यार फिर वही बात, आपको ऑब्जेक्ट बना के, किसका ऑब्जेक्ट बना के? यहाँ कई क्लास है, ए क्लास है, बी क्लास है, दिस टेस्ट 2 क्लास क्लास। एक ही। ए का ऑब्जेक्ट बना के, ए बोलो ना, ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना के शो मेथड कॉल कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो एक डिस्प्ले भी मेथड है।
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ लिख दिया हमने डिस्प्ले ऑफ ए। ठीक है, क्लास बी भी यहाँ पे है। एक क्लास बी के अंदर मैं एक मेथड बना ले रहा हूँ वाइड, है ना, से मैंने हाई नाम से मेथड बना दिया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे हाई लिख दिया। स्टैटिक मेथड बना दिया। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो ये क्लास है, ए क्लास का शो मेथड तो हमने कॉल कर लिया, और अब हम चाहते हैं कि शो मेथड के अंदर से बी क्लास का शो मेथड के अंदर से बी क्लास का डिस्प्ले मेथड हाई मेथड कॉल करें। तो कैसे कॉल कर सकते हैं? क्वेश्चन सुनिएगा। देव बताओ, तुम बताओगे कि मैं ए क्लास के अंदर से, ए क्लास के शो मेथड के अंदर से बी क्लास का हाई मेथड कॉल करना चाहता हूं, तो कैसे कॉल कर सकता हूं? ए क्लास के शो मेथड के अंदर से बी क्लास का हाई मेथड कॉल करना चाहता हूं, तो कैसे कॉल कर सकता हूं? देव, बात समझ में आ रही है यार? यस नो बोलो, टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं है तो आगे बढ़ाओ। बताएं सर, हम बताएं सर। तुम देव हो? अरे मैं बोल रहा हूँ कि अगर समझ में आ रहा है तो बताओ, नहीं आ रहा है तो भी बताओ। क्या फिर से एक बार बता दीजिए। नहीं तो क्वेश्चन, हाँ वही बोलो सर, क्वेश्चन समझो। मुझे बी क्लास के हाई मेथड को, है ना, इस हाई वाले मेथड को ए क्लास के शो मेथड के अंदर से कॉल करना है। क्योंकि देखो, जब प्रोग्राम चलेगा तो आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा शो ऑफ ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया गया, शो मेथड कॉल हो गया। अब शो मेथड के अंदर से मैं चाहता हूँ कि ये हाई मेथड भी चल जाए, यही क्वेश्चन है। ए क्लास के शो मेथड में हाई मेथड को कॉल करना है, कैसे कॉल करूं? क्लास बी का ऑब्जेक्ट बना सकते। क्लास बी का ऑब्जेक्ट बना के, क्लास बी का ऑब्जेक्ट तब बनाते जब हमारा ये मेथड नॉन स्टैटिक होता, ठीक है ना। क्योंकि स्टैटिक मेथड है इसलिए ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्लास के नेम से हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, क्लास बी का ऑब्जेक्ट बना सकते थे, लेकिन नॉन स्टैटिक होता तो, समझे, नॉन स्टैटिक होता तो, लेकिन स्टैटिक इसीलिए क्लास के नेम से कॉल कर दिया। ठीक है, तो ये हाई कॉल हो जाएगा। ठीक है, हाई ऑफ बी। ठीक है, तो स्टैटिक को हमेशा क्लास के नेम से कॉल करना चाहिए, नॉन स्टैटिक को हमेशा ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से कॉल करना चाहिए। ये बहुत बड़ा मतलब एक रूल है, इसको हमेशा याद रखिए आप, अगर जावा में आप पारंगत होना चाहते हैं तो। अब मुझे ये बताइए कि बी क्लास के हाई मेथड के अंदर से, बी क्लास के हाई मेथड के अंदर से ए क्लास का डिस्प्ले मेथड कॉल करना है। बी क्लास के हाई मेथड के अंदर से ए क्लास का डिस्प्ले मेथड कॉल करना है। निशांत बताओ कैसे कॉल करेंगे? सर ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर लेंगे ए क्लास का। ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, और हम क्योंकि नॉन स्टैटिक मेथड है तो ऑब्जेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा। ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो, बना लिया, और उसके बाद डिस्प्ले मेथड कॉल कर लेंगे। ठीक है, मान लो आपसे कहा जाए कि ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, अब बताओ कैसे कॉल करोगे?
ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कॉल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, बताओ कैसे कॉल करोगे। अब बोलोगे सर स्टैटिक बना दीजिए इसको, वो भी नहीं बनाना है मुझे, और बताओ कैसे कॉल करोगे। ऑब्जेक्ट बनाना नहीं है और ना ही स्टैटिक बनाना है, कोई और तरीका है? तरीका बिल्कुल है, 100% है, सोचो क्या कर सकते हैं। कोई बताए? बताए सर। हाँ बताएं सर। सर ये जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं क्लास ए का, इसमें क्ला- ए डॉट सो में ए पास करेंगे वैल्यू। ए डॉट सो में ए पास कर दिया हमने, जी। और उसके उसके बाद यहाँ पे रिसीव कर लिया ए में। जी सर। फिर अब उसके बाद रुकिए सर, हाँ अब यहाँ पर आ जाइए, नीचे आ जाइए सर। नीचे आ गया सर। सर साफ नीचे नहीं, वाइड शो के जहाँ पर पास के है ए डॉट ए लिखे हैं उसके नीचे आ जाइए, बी डॉट हाई लिखे हैं उसमें। हाँ बी डॉट हाई में आ गया, ठीक है, क्या करें? ये यहाँ पर A1 डाल दीजिए सर, ए लिखे हैं स्मॉल वाला, A1 डाल दीजिए। अरे A1 हो A2 हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ए वेरिएबल यहाँ से पास कर रहे हो तो A1 भी हो सकता है, A भी हो सकता है, A2 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो A1 लिख दिया, ठीक है, अब बताओ। बी डॉट हाई में डाल दीजिए A1, डाल दिया। ऊपर चले जाइए। हाँ जी, अब इसमें भी पास करना पड़ेगा। A2 जी सर। और अभी इसमें A2 डॉट डिस्प्ले कॉल कर दिया। मतलब तुम ये कह रहे हो कि ऑब्जेक्ट नहीं बनाना था तो तुमने ऑब्जेक्ट को मेथड में यहाँ पास करा दिया, और पास करा के ऊपर तक पहुँचा दिया और फिर यूज कर लिया। ठीक है, तो बिल्कुल सही किया इन्होंने, बहुत बढ़िया तरीका बताया आपने। ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन एक बात आपको यहाँ पे हम ज़रूर इन्फॉर्म करना चाहेंगे कि ये जो चीज़ आप कर रहे हो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? पहले ये बताओ, ये बात सबको समझ में आ गई जैसे इन्होंने किया है? ये देव समझ में आ रहा है ये? यस सर। हाँ सर। तो ये क्या है ना, ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से भेजने की थोड़ी ना ज़रूरत होती है हमें। इसलिए नहीं ज़रूरत होती है क्योंकि किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनते ही, मेथड कॉल करते ही, है ना, उस पर्टिकुलर मतलब क्लास के अंदर ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑलरेडी होता है ऑब्जेक्ट। किस फॉर्म में होता है? किस फॉर्म में होता है? हैं राहुल, किस फॉर्म में होता है? बेस के फॉर्म में सर। दिस के फॉर्म में होता है। तो यानी कि जो आप यहाँ पास करके ऑब्जेक्ट ले रहे थे तो ऑलरेडी आपका ऑब्जेक्ट तो दिस के फॉर्म में होता ही है। तो आप बी डॉट हाई के अंदर से डायरेक्टली क्या पास कर सकते हो? दिस पास कर सकते हो यहाँ से। अब दिस पास करोगे तो दिस का मतलब A1 ही है। ये जो आप यहाँ से ऑब्जेक्ट पास करके ऊपर होल्ड कर रहे थे वो दिस का ही काम है बेसिकली। और दिस मतलब इस समय करंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को इस वेरिएबल में होल्ड करा जा सकता है और फर्दर यूज करा जा सकता है। तो ये दिस का दूसरा एक फ़ायदा है कि दिस को हम किसी भी मेथड के आर्गूमेंट में भेज सकते हैं, है ना। दिस कीवर्ड कैन ऑल्सो बी यूज एज अ मेथड आर्गूमेंट। ठीक है, किसी क्लास के मेथड में एज अ मेथड आर्गूमेंट भेज के ऑब्जेक्ट को रेफर कराने के लिए इसका यूज करा जा सकता है। ठीक है, तो ये दिस का एक यूज है। नीचे से ऑब्जेक्ट जो भेज रहे थे ऊपर तक भेजने का काम नहीं है, बस आप मेथड के आर्गूमेंट में डायरेक्टली दिस भेज दीजिए। मतलब अगर कहीं दिस भेजा जा रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो करंट क्लास का ऑब्जेक्ट उसके अंदर जा रहा है, समझ रहे हो। अगर कहीं पे भी दिस भेजा जा रहा है तो इसका मतलब वो करंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप कहीं ऐसा यूज मतलब देख रहे हो कि ये लिखा गया है कोड, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दिस मतलब करंट क्लास का ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट किसी भी तरह से यूज हो सकता है, एज अ मेथड आर्गूमेंट में भी यूज हो सकता है, जैसे अभी यूज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन?
आगे चलें? यस सर। ठीक है, दिस का अब अगला यूज बताने जा रहा हूँ। दिस टेस्ट 3। ठीक है, दिस टेस्ट 3 करके एक हमने क्लास बनाया और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने एक मेथड बनाया वाइड शो। ठीक, बहुत आसान सा मेथड है, बल्कि यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ये दोनों, शो और डिस्प्ले, ये दोनों, इन्हीं को यूज कर लेंगे। ठीक है, एक शो मेथड बना लिया, एक डिस्प्ले मेथड बना लिया। ठीक है, 2 मेथड मान लीजिए ऐसे हमारे पास है। ठीक, अब मान लीजिए कि मैं एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ इसे। मैंने एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू टेस्ट एंड डॉट शो मेथड कॉल कर दिया। ठीक है, तो ये शो कॉल हो जाएगा और आपको आउटपुट दे देगा। लेकिन अगर इसी पे डॉट करके मैं डिस्प्ले लिखूंगा तो ये नहीं चलेगा, समझ रहे हो? यानी कि ऑब्जेक्ट पे एक बार में एक मेथड चलाया तो चल गया, फिर दूसरा मेथड चलाया उसी ऑब्जेक्ट पे तो नहीं चलता है। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्या रीज़न है? कभी आप लोगों ने ये चीज़ ट्राई करके देखा है? नहीं हाँ? सर। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या रीज़न होता है कि किसी भी मेथड पे एक बार में, किसी ऑब्जेक्ट पे एक बार में मेथड चलाते तो चल जाता है, लेकिन उसी ऑब्जेक्ट पे दूसरा मेथड चलाते तो नहीं चलता है। और अगर मान लो ऐसे हमें ज़रूरत पड़ गई कि दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे बहुत सारे मेथड मान लो कि मुझे कॉल करने हैं और एक ही ऑब्जेक्ट पे कॉल करने हैं, तो पता है एक ही ऑब्जेक्ट पे ऐसे बहुत सारे मेथड को अगर आप कॉल कर लेते हो तो इसी को मेथड चेनिंग बोलते हैं। और ये मेथड चेनिंग हो सकती है, कैसे हो सकती है? वो ऐसे हो सकती है कि अगर आप मेथड का जो रिटर्न टाइप है ना, वो क्लास टाइप का कर दो। क्या कर दो? क्लास टाइप का। और यहाँ पे रिटर्न में आप क्या कर दो? दिस। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है। ठीक, आप देख सकते हो कि ये प्रोग्राम अब चलने लगा। ठीक, लेकिन अगर यही जब नहीं था तो क्या एरर आ रहा था? ज़रा देखिए, एरर आ रहा था कि कैन नॉट इन्वोक्ड डिस्प ऑन प्रिमिटिव टाइप वाइड। क्या मतलब है इसका? इसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। देखिए, जैसा कि आप कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ रखे हो, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है जिसका नाम क्लास के नेम से सेम होता है, जिसके आगे कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, प्रोग्रामर इसे कॉल नहीं कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें आपने कंस्ट्रक्टर के बारे में सुन रखी है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो कंस्ट्रक्टर के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, कि जैसे इसका नाम क्लास के नेम से सेम क्यों होता है, ये तो जानते हो आप। इसका क्यों हम कॉल नहीं कर सकते, ये अपने ऑब्जेक्ट बनते ही कॉल होता है, ये भी जानते हो आप। बट एक इसका रीजन है, इसका रिटर्न टाइप नहीं होता। और ये बात गलत है कि कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता। कंस्ट्रक्टर का इम्प्लिसिट रिटर्न टाइप होता है, जो मैंने आपसे बोला था कि आगे बताऊंगा। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास कोई भी कंस्ट्रक्टर है, आपने ऐसे बना रखा है, तो कंपाइलर उस कंस्ट्रक्टर के आगे रिटर्न टाइप इम्प्लिसिट लगा देता है ड्यूरिंग कंपाइलेशन, जो आपको दिखता नहीं है, और वो लगा देता है क्लास टाइप का ही। यानी कि जिस टाइप की क्लास होती है वही उसका रिटर्न टाइप होता है।
क्लास का नाम यही है तो इसका वही रिटर्न टाइप होता है। अब आपको पता है कि अगर किसी मेथड के आगे रिटर्न टाइप इंट है तो रिटर्न 0 करना पड़ेगा, रिटर्न इंटीजर करना पड़ेगा। और अगर किसी मेथड के आगे रिटर्न टाइप क्लास टाइप का है तो फिर क्या रिटर्न करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, यानी कि दिस में रेफरेंस आईडी होती है। समझ में आई बात? तो कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप होता है क्या, इम्प्लिसिट, वो होता है क्लास टाइप का, और वो रिटर्न क्या करता है, ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी रिटर्न करता है। समझे आप? अगर ये रेफरेंस आईडी रिटर्न नहीं करता तो आप सोचो जरा, दिमाग लगाओ, आप नॉर्मल सिनेरियो में क्या करते हो, आप ऐसे ऑब्जेक्ट बनाते हो और ऑब्जेक्ट बना के फिर इसको होल्ड करते हो किसी वेरिएबल में। तो आपने कभी सोचा कि जब ऑब्जेक्ट बना तो रेफरेंस आईडी रिटर्न हो कि कहाँ वेरिएबल में कैसे पहुंची हैं? कोई भी मेथड कॉल करते हो, अगर उसका रिटर्न टाइप नहीं होता तो रिटर्न वैल्यू किसी वेरिएबल में होल्ड हो सकती है? नहीं, रिटर्न वैल्यू किसी वेरिएबल में नहीं होल्ड हो सकती है। तो ऑब्जेक्ट बनते ही रेफरेंस आईडी इस वेरिएबल में कैसे आती है, क्योंकि हर कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप होता है क्लास टाइप का, और वो रिटर्न क्या करता है, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट दिस के फॉर्म में। ठीक है, तो जब आपने न्यू लिखा test3 तो यहाँ से रिटर्न होके क्या मिला, ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी पहुँच गई शो के पास। अब शो का तो कोई रिटर्न टाइप था नहीं, इसलिए वाइड नॉट अलाउड हियर दे दिया। अगर हम शो का भी रिटर्न टाइप क्लास टाइप का कर दें, ठीक है, और इससे भी रिटर्न करवा दें क्या, रेफरेंस आईडी, इससे भी रिटर्न करवा दें रेफरेंस आईडी, तो फ़ायदा क्या मिलेगा, वो रिटर्न वैल्यू कहाँ चली जाएगी, डिस्प्ले के पास। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ से ऑब्जेक्ट आया तो शो ने यूज करा, शो से ऑब्जेक्ट आया, डिस्प्ले ने यूज करा। समझ आई बात? और डिस्प्ले से अब हाई के पास नहीं जा सकता, क्योंकि डिस्प्ले का रिटर्न टाइप अगेन वाइड है। तो अगर इसका भी रिटर्न टाइप वाइड की जगह पे क्या कर दूं मैं, ऐसे, और यहाँ से रिटर्न कर दूं क्या, दिस। वैसे कोई ज़रूरी नहीं दिस ही रिटर्न कराओ, नया ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कराओ, लेकिन दिस मतलब सेम ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट है ना। अगर आपसे कोई कहे कि एक ही ऑब्जेक्ट पे 4 मेथड चलाओ, तो लो एक ही ऑब्जेक्ट पे 4 मेथड चल गए, क्योंकि दिस तो एक ही ऑब्जेक्ट है ना, एक ही जगह दिस यूज़ हो रहा है, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट पे दिस चल रहा है इस समय। तो जो दिस यहाँ पे है वही दिस यहाँ पे है, वही दिस यहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरह से हमें 2 चीज़ समझ में आ गई, क्या कि हम दिस को एज अ रिटर्न टाइप यूज कर सकते हैं। दूसरा, और हर कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप होता है, और वो होता है क्लास टाइप का, और वो रिटर्न क्या करता है, करंट क्लास की रेफरेंस आईडी रिटर्न करता है दिस के फॉर्म में। बताइए, समझ में आया नहीं आया? आया सर समझ में। सबको समझ में आ गया? जी सर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर जैसे ये रिटर्न करते हैं, रिटर्न दिस कर रहे हैं, अगर इसमें कुछ भी रिटर्न ना लगा और ऐसे ही जो रिटर्न करते हैं वो किस लिए होता है? नहीं समझा मैं, क्या कह रहे हो? मैं, आप बताओ, मैं लिख के देख पहले करूँ उसको। ये दिस लिखा है आपने रिटर्न टाइप में? तो रिटर्न टाइप में दिस अगर कुछ भी नहीं करोगे, नथिंग, हाँ जी सर। कुछ भी नहीं लिखा रिटर्न, तो यहाँ हाँ। कहाँ चल रहा है, देखो नहीं चल रहा है ये। नहीं, मतलब इफ केस के अंदर जब लगाते हैं रिटर्न और रिटर्न कुछ भी नहीं करते हैं तो वहाँ वो रिटर्न रिटर्न में मे बी वो क्या नाम है आपका, वो ट्रू फॉल्स के लिए ले लेता हो, वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता हो ट्रू या फॉल्स के लिए, उसके अंदर की कहानी। लेकिन नॉर्मल मेथड में ऐसे लिखना पड़ता है आपको, वो ट्रू फॉल्स के लिए होता है बस। और बताइए। तो मतलब ये एक इतनी बड़ी चीज़ आप सीख रहे हो कि यार हम मेथड से केवल प्रिमिटिव डेटा ही रिटर्न नहीं कराते, मेथड से हम ऑब्जेक्ट भी रिटर्न करा सकते हैं, ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी भी रिटर्न करा सकते हैं। ठीक है, और दिस कीवर्ड को एज अ रिटर्न टाइप भी यूज करा जा सकता है। मेथड का मतलब कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट को रिटर्न कराने के, ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी को रिटर्न कराने के लिए। तो calling a multiple method in a chain on a single object, that is called method chaining. So this keyword can also be used as a method chaining. Method chaining is the process of calling multiple method in a chain on a single object. एक ही ऑब्जेक्ट को मल्टीपल मेथड पे चेन में कॉल करना, और वो पॉसिबल हो पाया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, जब हम एज अ रिटर्न टाइप यूज कर रहे हैं दिस को।
ठीक है, तो देव बताओ कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप होता है या नहीं होता है? कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप होता है? होता है सर। क्या रिटर्न करता है कंस्ट्रक्टर? क्या रिटर्न करता है कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर रिटर्न क्या करता है? क्लास का नाम। क्या रिटर्न करता है रवि कंस्ट्रक्टर? दिस रेफरेंस आईडी दिस। उसी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न Object। करता है। सर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है कंस्ट्रक्टर। उसी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, जिसमें तो रेफरेंस आईडी होती है ना, उसी क्लास का रेफरेंस आईडी रिटर्न करता है। ठीक है, बोल सकते हो उसी क्लास की रेफरेंस आईडी को रिटर्न करता है। तो ये 3 यूजेस हो गए हमारे दिस के। पहला, डेटा शैडोइंग में इंस्टेंस वेरिएबल को मतलब पहचानने के लिए। दूसरा, नो एज अ मेथड आर्गुमेंट, किसी भी मेथड में एज अ मेथड आर्गुमेंट भेजने के लिए। और उस आर्गुमेंट का फर्दर क्या यूज हो सकता है वो आपने देखा भी। उस पर कोई मेथड चल सकता है बिना ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर मेथड चेनिंग में मल्टीपल मेथड को एक चेन में कॉल करने के लिए सिंगल ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल मेथड्स, जैसे एक ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल फंक्शनलिटी होती है ना, वो आप कर सकते हो इसके थ्रू। जैसे आप एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो और आप बहुत सारी फंक्शनलिटी करते हो, खाना पीना, उठना बैठना, घूमना टहलना, ये वो ऐसे वैसे जो भी है, तो एक ऑब्जेक्ट पे अगर बहुत सारी फंक्शनलिटी चलानी है तो इसके थ्रू आप चला सकते हो। और चौथा यूज़ है कि इसको हम कंस्ट्रक्टर चेनिंग में भी यूज कर सकते हैं। दिस कीवर्ड कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टर चेनिंग। मतलब जैसे मेथड चेनिंग होती है ऐसे कंस्ट्रक्टर चेनिंग भी होती है। मेथड चेनिंग कहता है कि एक ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल मेथड को चलाओ, और कंस्ट्रक्टर चेनिंग कहता है कि एक ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल कंस्ट्रक्टर को चलाओ। तो कंस्ट्रक्टर चेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग द मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इन अ चेन ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर चेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग अ मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इन अ चेन ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर चेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग अ मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इन अ चेन ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल कंस्ट्रक्टर को एक चेन में कॉल करना कंस्ट्रक्टर चेनिंग कहलाता है। उस केस में भी दिस का एक यूज है। तो इसके लिए मैं एक अगेन क्लास बनाता हूँ। मान लीजिए मैंने टेस्ट नाम की क्लास बना ली। ठीक है, दिस टेस्ट, दिस THIS, दिस टेस्ट 4 करके एक क्लास हमने बना ली। और ये हमारा हो गया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, किसी क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। system.out.println में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐसे लिख देते हैं। इसी तरह से मान लीजिए कि हमारे पास एक हो गया सिंगल आर्गुमेंटेड वाला कंस्ट्रक्टर, इसमें एक इंटीजर टाइप का डेटा लेता है, इसको हमने प्रिंट कर दिया। इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास डबल आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर हो गया, int x int y। ठीक है, अब जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू दिस टेस्ट 4, तो कितने कंसिडर चलेंगे यहाँ पे? हाँ जी, कितने कंसिडर चलेंगे? बाय डिफॉल्ट वाले चलेंगे सर, एक।